मैं पूर्णिमा भटनागर लेकर आई हूँ आपके लिए आज एक नई कहानी शिकन। आवाज़ है डॉक्टर निर्मला रावत की। शाम को ऑफिस से आकर ज्यों ही हिमेश ने घर में प्रवेश किया कि मुरारी अंकल ने आवाज़ लगा दी। वह लॉबी में बैठे थे। उन्होंने जाली के दरवाजे से आते हुए उसको देख लिया था। हिमेश बेटा, आ जाओ, तुम्हारी आंटी पकौड़ी बना रही हैं। साथ में चाय पियेंगे और पकौड़ी का मजा लेंगे। हिमेश लॉबी में प्रविष्ट हुआ। हिमेश मुरारी अंकल के यहाँ किराए में रहता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी। हाल ही में देहरादून में स्थानांतरण हुआ था। परिवार में पत्नी मनीषा, बेटी आरोही और वृद्ध माँ बाप थे। परिवार मध्य प्रदेश में रहता था। वृद्ध माँ बाप के कारण हिमेश मनीषा और आरोही को यहाँ नहीं लाया था। माँ पिताजी घर छोड़ना नहीं चाहते थे। घर से इतनी दूर रहना कितना कष्टकारी होता है, अब पता चल रहा था। घर की खातिर नौकरी की जाती है और नौकरी के लिए कभी कभी घर छोड़ना पड़ता है। घर से दूर इस शहर में अंकल आंटी जैसे सहृदय बुजुर्गों की छत्र छाया में हिमेश को भरपूर अपनत्व मिलता था। काफी हद तक अम्मा बाबूजी की कमी पूरी हो जाती थी और रात को वीडियो कॉल पर मनीषा और आरोही बेटी से बात हो जाती थी। इन दोनों ही बातों में हिमेश अपने से दूर उस घर को तलाशता था और कुछ पल के लिए उस घर को जी लेता था। रिटायरमेंट के बाद आंटी और अंकल अपने अपने मन पसंद कामों में व्यस्त थे। मसलन अंकल किताबें पढ़ते थे और आंटी कई एनजीओ से जुड़ी थी। उनके एक ही बेटा था जो अमेरिका में पत्नी के साथ रह रहा था। शाम की चाय हिमेश की इन लोगों के साथ ही हुआ करती थी। हिमेश पकौड़ी का स्वाद ले रहा था। अपनत्व से भरा घर और उस पर गृहिणी का प्रेम से कुछ बनाना और खिलाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और उसमें भी स्वयं तक सीमित रहने वाली मानव जाति। हिमेश खुद को इस मामले में खुशनसीब मानता था। नौकरी की रेल अपनी नियत पटरी पर दौड़ रही थी। इस उबाऊ रूटीन में नयापन बस था तो आंटी की शाम की चाय और रात में मनीषा और आरोही से बात करना। आरोही से बातचीत तो जैसे दिन भर की उबाऊ नौकरी का रिवॉर्ड थी। अपनी नई ड्रेस के बारे में बताती, कभी अपने स्कूल के रोज के अनुभव साझा करती। कभी कभी हिमेश सोचता, क्या आरोही का बचपन उसे मोबाइल में वीडियो कॉल में देखकर ही संतोष करना होगा? उसको गोद में लिए कितना वक्त हो गया था। बातचीत होने के बाद हिमेश की आंखें भर आया करती थी। आरोही कैसे उसके पेट पर उल्टी लेटकर सोना पसंद करती थी। कभी कभी माँ बनकर कहती, पापा आज मैं आपको सुलाऊंगी, और हाथ से माथा थपथपाने लगती। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, यह गाना उसकी लोरी हुआ करता था। हिमेश जब भी रात को सोता तो तकिए को सीने से भींच लिया करता था, यह सोचकर कि यह तकिया न होकर आरोही है, उसकी प्यारी सी बेटी। आजकल ऑफिस का वातावरण हिमेश के घर जैसा शांत और सुकून से भरा नहीं था। वजह थी एक 25 या 26 साल की लड़की, नगमा, ये नाम था उसका। हिमेश के ज्वाइन करने के लगभग 7 महीने बाद उसने ऑफिस में ज्वाइन किया था। देखने में सुंदर थी, मगर उसके चेहरे पर एक शिकन रहती थी। न जाने क्यों लगता था एक गुस्सा जैसे उसके अंदर रहता हो। बहुत कम बोलना या फिर बस मतलब की बात करना। उसके ज्वाइन करने से एक दिन पहले ऑफिस में लोगों को पता चला कि 25 साल की एक लड़की का अपॉइंटमेंट हुआ है। तब सेक्शन इंचार्ज मिश्रा जी ने कहा, चलो एक लड़की के आने से ऑफिस में जान आ जाएगी। अब सबका काम में मन लगा करेगा और सबसे ज़्यादा मेरा, क्योंकि वो मेरे अंडर काम करेगी। सुनकर अजीब सा लगा ये सब एक बुजुर्ग आदमी के मुंह से जिसकी अपनी 3 जवान बेटियां हों। तभी ऑफिस के क्लर्क मदन ने कमेंट किया, मिश्रा जी बुढ़ा गए हो, हम जैसे जवान मर्दों के सामने तुम्हें क्यों पूछेगी? मिश्रा जी भी कम नहीं थे। अरे आजकल ट्रेंड उल्टा चल रहा है। जवान लड़कियां अपने से बड़े लोगों की ओर आकर्षित होती हैं।
देखा नहीं, करीना ने 10 साल बड़े सैफ से शादी की है। अब सतीश ने कहा, 10 साल, 25 साल तो नहीं? तभी मिस्टर हरीश ने ठसक के साथ कहा, लड़कियां सूरत देखकर मेहरबान होती हैं। ऑफिस में सबसे ज्यादा हैंडसम मिस्टर हरीश थे। मदन ने कहा, भाई रमेश अभी अविवाहित है, उसके चांसेस ज्यादा हैं। रमेश जो उम्र में सबसे कम था, उनकी बातें सुनकर कुछ झल्ला कर बोला, आप शादीशुदा और बाल बच्चेदार होते हुए ऐसी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। लड़की काम करने आ रही है, आप लोगों का मनोरंजन करने नहीं। हिमेश के मुंह की बात कह दी उसने। यही सवाल हिमेश के दिमाग में भी कौंध रहा था। ये मर्द कहलाने वाले औरत को एक भोग की वस्तु या फिर मनोरंजन करने वाले आइटम नंबर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। आखिर क्यों? क्या इन्हें अपनी बेटियों का भी ख्याल नहीं आता है? कल वो भी कहीं नौकरी करेंगी और पुरुष उनको ललचाई हुई नजरों से देखेंगे, तब हिमेश को बेटी आरोही का ध्यान आ जाता था। क्यों इस तरह के पुरुष एक लड़की को सामान्य इंसान की तरह नहीं देखते हैं? अकाउंटेंट रवि साहब बोले, लड़की मुस्लिम है, ध्यान रहे, और हंसकर कैंटीन की तरफ चल दिया। नगमा सीधी सादी या कहें जरूरत से ज्यादा सादगी से रहने वाली और लगता था जैसे अपने प्रति बेपरवाह। इस उम्र में वर्किंग गर्ल अपनी तनख्वाह का कुछ प्रतिशत अपने कपड़े, मेकअप वगैरह पर खर्च कर लेती होंगी, लेकिन नगमा आजकल की लड़कियों से अलग ही नहीं, बहुत अलग दिखती थी। कभी कभी तो लगता था उसके कपड़े भी प्रेस नहीं होते थे। चेहरे पर मेकअप का तो सवाल ही नहीं उठता। बेहद रिजर्व, गंभीर, फालतू बात बिल्कुल नहीं। कभी मिश्रा जी ने कहा होगा, घर में कौन कौन है? इसके जवाब में नगमा ने कहा, सर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ। बस इसके बाद ऑफिस में सबको अपनी हद पता हो गई। उसकी गंभीरता ने पुरुष वर्ग का उत्साह खत्म कर दिया। बस बॉस के सामने ही वह शिष्टाचार से पेश आती थी। आते जाते कभी कभी बॉस कहते, सब ठीक चल रहा है नगमा, नौकरी एंजॉय कर रही हो? नगमा सिर हिला देती हाँ में, और तब एक जबरदस्ती की मुस्कान उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। बॉस नगमा से पूछते रहते थे, सब ठीक हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? वह भी जवाब में सर हिला देती थी, नो सर थैंक्स। बॉस भी मैरिड थे और काफी स्मार्ट दिखते थे। ऑफिसर होने की ठसक थी उनमें। नगमा उनके आने पर सम्मान प्रकट करने के लिए खड़ी हो जाती थी। वह ऑफिस में अपने सीनियर्स के लिए कभी खड़ी नहीं होती थी। इस बात को लेकर भी पुरुष वर्ग आपस में चर्चा करते थे। कोई कहता, भाई लड़की काफी चालाक है, जानती है कि बॉस को खुश रखना चाहिए और हम जैसे लोगों को घास नहीं डालनी चाहिए। दूसरा कहता, बिल्कुल सही फरमाया, फेवर्स तो बॉस से ही लेने होंगे। तीसरे ने कहा, क्या पता छुप छुप के मिलते ही हों, जितने मुंह उतनी बातें। हिमेश सोचता, लोग सोचने में किस हद तक चले जाते हैं और हमेशा नेगेटिव बातों की तरफ। नगमा बेचारी को तो पता ही नहीं होगा कि उसके बारे में कितनी उटपटांग बातें कही जाती होंगी। बेचारी नगमा, क्या वास्तव में वो बेचारी थी? कुछ कहा नहीं जा सकता था। एक पहेली की तरह था उसका व्यक्तित्व। एक कठोरता, एक अपरिचित होने जैसी दीवार के पीछे वह सब छिपा कर रखती थी। किसी से कुछ शेयर न करना। मुस्लिम होने के नाते वो किसी रूढ़िवादी परिवार से हो ऐसा भी नहीं लगता था, क्योंकि वो हिजाब नहीं लेती थी। कंप्यूटर से संबंधित काफी कोर्सेज भी उसने कर रखे थे। आम रूढ़िवादी मुस्लिम परिवारों में लड़कियों को इतनी तालीम कहाँ दी जाती है। बहरहाल उसके चेहरे पर वो शिकन बड़ी रहस्यमयी लगती थी। हाँ, एक बहुत बड़ा गुण था उसमें, उसका काम। अगर उसको मिस परफेक्शनिस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। समय से पहले ही हर काम को कर देना, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की गलती आप निकाल नहीं सकते थे। हमेशा स्क्रीन पर आंखें गड़ाए काम करते हुए व्यस्त। नगमा और मिश्रा जी में खटपट हो गई। अशांति और कड़वाहट का माहौल हो गया। बॉस से नगमा ने शिकायत भरे स्वर में कहा कि वह मिश्रा जी के साथ काम नहीं करेगी। बॉस ने नगमा को मिस्टर हरीश के साथ रख दिया। वही हरीश जिनको खुद हैंडसम होने का बड़ा घमंड था। मिश्रा जी ने कहा,
मिश्रा जी सबसे सीनियर व्यक्ति थे और नगमा के इस व्यवहार से उनका ईगो हर्ट हुआ। लोगों ने चुटकी ली। ऐसा भी क्या हो गया था मिश्रा जी, लड़की को संभाल नहीं पाए? मिश्रा जी खिसियाकर बोले, एक बार बेटी क्या बोल दिया, नाराज हो गई? सबको यकीन नहीं आया कि मिश्रा जी ने बेटी कहा और नगमा खफा हो गई। मिश्रा जी कह रहे थे, अच्छा हुआ ऐसी नकचढ़ी लड़की से पीछा छूटा। बुढ़ापे में कौन अपनी नाक कटाए, सारी उम्र इज्जत से नौकरी की। आज के मिश्रा जी और उस दिन के मिश्रा जी में जमीन आसमान का अंतर था। आज नगमा उन्हें बेटी दिखाई दे रही थी और वो अपने बुढ़ापे और इज्जत की दुहाई दे रहे थे। मिश्रा जी और नगमा की तनातनी वाले एपिसोड के मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे कि फिर नगमा ने साहब से शिकायत की कि वो मिस्टर हरीश के साथ काम नहीं करेगी। इस बार क्या हुआ, सब जानना चाहते थे। मिस्टर हरीश तो मानो बौखला ही गए, क्योंकि उनके हैंडसम होने का मुगालता जाता रहा था। गुस्से में बोले, बॉस ने सर चढ़ा रखा है इसलिए इतना एटीट्यूड दिखाती है, जरूर कोई चक्कर है इन दोनों का। मिस्टर हरीश एक तरह से डिप्रेस्ड लग रहे थे। लोगों ने जब तह तक जाने की कोशिश की तब मिस्टर हरीश ने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस 1-2 बार मैंने चाय मंगाई, उसने नहीं पी। फिर मैंने बस एक दिन उस पर जोर डाला चाय पीने के लिए तो भड़क गई, बस इतनी सी बात थी। खैर, अब बारी हिमेश की थी। सीनियरिटी के हिसाब से मिश्रा जी और हरीश के बाद हिमेश का नंबर था। हिमेश अपने शांत स्वभाव के लिए मशहूर था। हिमेश के लिए यह एक चैलेंज था। बॉस ने भी कहा था, उम्मीद है हिमेश तुम नगमा को शिकायत का मौका नहीं दोगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उसको हैंडल कर लोगे। इस बीच ऑफिस के लोगों ने बॉस पर दबाव बनाना शुरू किया कि नगमा का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह, दूसरे ऑफिस में कर दिया जाए, मगर बॉस इसके लिए तैयार नहीं हुए। 3 महीने से ज्यादा समय हो गया था हिमेश को नगमा के साथ काम करते हुए। सारे लोग आश्चर्यचकित थे। हिमेश भी उसी तटस्थ भाव से काम लेता था नगमा से। 7 घंटे काम करने के दौरान काम के अलावा और कोई बात नहीं। माथे पर शिकन लिए नगमा यंत्रवत काम करती थी। उसको काम में बिजी रहना अच्छा लगता था, एक नशे की तरह। वक्त बीत रहा था, कब 5 महीने हो गए। एक दिन ऑफिशियल काम से हिमेश और उसके साथ नगमा को मसूरी जाना था। दोनों काम करके शाम को वापस लौट रहे थे। शहर से निकले ही थे कि एक संभ्रांत सी दिखने वाली महिला ने लिफ्ट के इरादे से हाथ दिया। वह प्रेग्नेंट थी। उस प्रेग्नेंट लेडी ने आगे की सीट पर बैठने के लिए प्रार्थना की। मुझे वॉमिटिंग होती है, प्लीज़ अगर आप आगे की सीट दे दें। हिमेश ने नगमा की तरफ देखा। नगमा ने सर हिलाकर स्वीकृति दे दी। आगे की सीट पर उसको बिठा दिया, उसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। एक जगह ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। साहब, चाय पीनी है? इस दुकान की चाय बहुत मशहूर है। चाय नहीं भाई, कहीं कुछ मीठी चीज़ मिल रही हो तो बताओ। मैं तो मीठे का कीड़ा हूँ और दूध से बनी चीज़ें जैसे खीर मेरी फेवरेट हुआ करती है। मनीषा मेरी पत्नी हमेशा फ्रिज में खीर, सिवई वगैरह रखती थी। साहब, यहाँ तो बाल मिठाई मिलती है। अरे तो बढ़िया है, चलो चलते हैं, कहकर हिमेश टैक्सी से बाहर आया। उसको बहुत दुविधा थी, नगमा से चाय या मिठाई के लिए पूछे या नहीं। शिष्टाचार तो यही कहता था कि उसे पूछना चाहिए। तभी उसको एक रास्ता सूझा। उसने ड्राइवर को भेजा नगमा के पास। ड्राइवर ने पूछा, मैडम कुछ लाऊं आपके लिए, चाय, समोसा? नगमा ने ना में सर हिला दिया। हिमेश को इत्मीनान हो गया। उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। पहाड़ों के सर्पाकार रास्तों में संभल कर बैठना होता है। सहयात्रियों के शरीर आपस में स्पर्श करते ही हैं। हिमेश पूरी एहतियात बरत रहा था कि वो नगमा से उचित दूरी बनाए रखे, मगर नींद उस पे हावी हो रही थी। आखिर पूरे दिन की थकान जो थी। अचानक नगमा चीख उठी, सर आप होश में तो हैं? अचानक नींद गायब हो गई और हिमेश संभल गया। मगर हुआ क्या है? उसने हैरान होकर पूछा। आप बार बार मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं। हिमेश भौचक्का सा उसको देखता रह गया। नगमा, सॉरी, देखो मुझे नींद आ गई थी, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया। मगर नगमा गुस्से में बिफर गई।
आपको लड़की के पास बैठने की तमीज नहीं है? नगमा रोज वाली नगमा नहीं थी, गुस्से में लाल पीली हो रही थी। मुझे पता है आप जैसों की मेंटालिटी। आप जैसे? माइंड योर लैंग्वेज। अब हिमेश भी आपे से बाहर हो गया था। तुम जैसी लड़कियां किसी भी शरीफ मर्द को कटघरे में खड़ा कर देती हो, उसके चरित्र पर लांछन लगा देती हो। यह सब बहुत आसान होता है ना तुम जैसों के लिए। आखिर प्रॉब्लम क्या है? यू आर मेंटल। एक ही चश्मा है तुम्हारे पास सबको देखने का। अब ड्राइवर बोला, कम से कम हिमेश सर के बारे में तो ऐसा मत सोचिए। मैम, अपने देखने का नजरिया बदलिए। पहाड़ी रास्तों पर आदमी सीधा नहीं बैठ पाता है। आप सारी आदमी जात को बदनाम नहीं कर सकती हैं। ड्राइवर के ऐसा कहने पर नगमा चुप हो गई। तभी वह गर्भवती महिला कुछ परेशान होकर कहने लगी, आप लोग अच्छे से जा रहे थे, मेरी वजह से आपको सीट बदलनी पड़ी, आप आगे आ जाइए। तभी नगमा बोली, नहीं, आप वहीं बैठे रहिए। नगमा शांत बैठी रही, लेकिन हिमेश का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। कल ये लड़की कुछ भी कह सकती है, सिरफिरी है। कल ही साहब से कहूँगा। हिमेश मन में अभी कल के बारे में सोच ही रहा था कि गाड़ी रुक गई। देहरादून आ गया था और गाड़ी घर के सामने आ चुकी थी। हिमेश गाड़ी से उतर गया। इस समय उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्तता की कगार पर थी। घर में प्रवेश करते ही देखा सामने आंटी बैठी थी। अपने कमरे में न जाकर वह सीधा दरवाज़ा खोलकर आंटी के पास आकर बैठ गया। अंकल इस समय वॉक पर गए हुए थे। आंटी अकेली थी। आंटी, चाय पिला दीजिए, सर में बहुत दर्द हो रहा है, कहकर हिमेश ने अपना सर पकड़ लिया। मेज़ पर कुछ फाइल पड़ी हुई थी जिन पर आंटी कुछ लिख रही थी। अभी बनाती हूँ, कहकर आंटी सहज ही रसोई की तरफ जाने लगी। कुछ खाओगे तो बना दूँ? जाते जाते उन्होंने पूछा। नहीं आंटी, बस एक कड़क चाय चाहिए। आंटी रसोई में चली गई। कुछ सेकंड के बाद थोड़ा सहज होने की कोशिश की उसने। कोशिश की रास्ते के कड़वे अनुभव को दिमाग से निकालने की। इस कोशिश में वह सामने रखी फाइलों को पलटने लगा। शायद फाइल आंटी के एनजीओ से संबंधित थी। एक फाइल पर कुछ देखकर वह चौंक गया। लिखा था केसेस ऑफ सेक्सुअली अब्यूज्ड चिल्ड्रन। उत्सुकतावश वह फाइल को खोलकर देखने लगा। बच्चों की फोटो लगी थी। उसमें छोटे लड़कों की भी तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे उनके बारे में कुछ डिटेल थी, उम्र, कितनी बार वो शिकार हुए, कौन कल्प्रिट था, वगैरह वगैरह। 5 साल की बच्ची, 12 साल, 10 साल, अलग अलग कैटेगरी। उसका दिल बैठा जा रहा था। हर बच्ची में उसे अपनी आरोही दिखाई दे रही थी। कस के उसने मुट्ठियां भींच लीं। काश ये दरिंदे उसे मिल जाएं तो वो उनको मार ही डाले। ये कैसी बदसूरत दुनिया है। आंटी अपनी आदत के अनुसार कुछ बनाने लगी थी। हिम्मत जुटा के हिमेश ने दूसरी फाइल खोली और पहले ही पेज पर नगमा की तस्वीर देखकर चौंक गया। नगमा, नाम भी लिखा था। उसके बचपन की फोटो एक तरफ थी और एक तरफ उसकी आज की शक्ल की फोटो थी। हिमेश कांप रहा था। नगमा की पूरी शख्सियत उसके सामने थी, आईने की तरह साफ। उसके माथे पर वो शिकन अब अनसुलझी पहेली नहीं रही थी। उसका गुस्सा ज्यादा रहा था नगमा के प्रति। तभी आंटी चाय और चिप्स लेकर आ गई। अरे, ये सब तो कॉन्फिडेंशियल है, कहती हुई आंटी की नजर उस खुले पेज पर अटक गई जिसमें नगमा की फोटो थी। हिमेश, ये लड़की तुम्हारी ऑफिस में है। अब तुम इसके बारे में जान ही गए हो तो अपने तक सीमित रखना प्लीज। हिमेश ने पूछा, और किसको इस बारे में पता है? बस तुम्हारे बॉस को हमने बताया है। हमें ऐसे बच्चों और लोगों की काउंसलिंग करनी होती है समय समय पर। बॉस का इतना नरम व लचीला रुख नगमा के प्रति क्यों है, वह बखूबी समझ सकता था। लोग कितना गलत सोचते थे बॉस और नगमा के बारे में। तुम्हारे बॉस को बताना जरूरी था ताकि एक अच्छे वातावरण में ये लड़की एडजस्ट कर सके। इसके साथ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। आंटी, अगर आप माइंड न करें तो बताएं, कौन था वो दुष्ट? इसका मामा, जब ये मात्र 10 साल की थी।
मामा, ये कैसे हो सकता है? आई कांट बिलीव। हिमेश के लिए यह एक नया चैप्टर था जिसके बारे में वह पहली बार सुन रहा था। तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा हिमेश, 50% से ज्यादा घर के लोग ही ऐसा करते हैं। खैर छोड़ो ये सब, चाय पियो। आंटी ने चाय की ट्रे रखी सामने और फाइल उठाकर अलमारी में रख दी। हिमेश चाय पीने लगा, मगर आज चाय उसे बदस्वाद लग रही थी। चाय क्या, सारा समाज, सारी दुनिया बदसूरत, एक भयानक दैत्य के सिवाय कुछ नहीं थी। चाय खत्म करके वो जाने लगा, तब एक बार फिर आंटी ने कहा, हिमेश प्लीज इस बात को अपने तक ही रखना। हमने इस लड़की के साथ बहुत मेहनत की है, तब ये आज नौकरी कर पाने की स्थिति में है। आंटी, आप यकीन कर सकती हैं मुझ पर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कहकर अनगिनत सवाल लिए वह अपने कमरे में चला आया। हिमेश रोना चाहता था। नाम है नगमा, पर क्या कोई नगमा या तराना रह गया होगा उसकी जिंदगी में? उससे उसके सारे सपने छीने जा चुके थे, कुछ भी नहीं छोड़ा था उसके हिस्से में। इतने सालों से वो ये नरक झेल रही होगी, कितनी कड़वाहट भरी होगी उसके जहन में। उस पत्थर हो चुके दिल में जवानी का उबाल, वो महकते सपने, वो धड़कते जज्बात कहाँ महसूस कर पाई होगी वो। अचानक उसने मनीषा को फोन मिला दिया। आरोही कहाँ है? सीधा सवाल। मनीषा की आवाज आई, बाहर खेल रही है। तुम उसको देख नहीं रही हो? वो बाहर खेल रही है और तुम घर में बैठी हो। वह तो रोज ही जाती है, आज कोई नई बात तो नहीं हो गई? तुम बहुत लापरवाह हो उसके प्रति। जाओ, जब तक वो खेल रही है उसके साथ रहो। मुझे खाना बनाना होता है, अम्मा बाबूजी को दवा भी देनी होती है। अभी मनीषा कुछ और कहती कि हिमेश चिल्लाया, सारे काम बंद करो, आरोही के साथ हमेशा रहा करो। शायद मनीषा भी चौंक गई होगी कि आज हिमेश को क्या हो गया है। इससे पहले कि मनीषा कुछ कहती, हिमेश बोला, बच्चों का ध्यान रखा करो। तुम्हें पता है आजकल छोटी छोटी लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है? लोग अब वैसे नहीं रह गए हैं। कल से उसके साथ तुम जाया करना। कहकर हिमेश ने फोन बंद कर दिया। तभी शकुंतला आ गई अपनी बेटी रूपा के साथ। शकुंतला हिमेश के घर में काम करती थी। साहब, आज आपके पसंद की सब्जी बनाती हूँ, भिंडी की। भिंडी ताजी अच्छी मिल गई है। शकुंतला, कुछ खाने का मन नहीं है, बस चाय बना दो। और भिंडी कल बना देना। शकुंतला चाय बनाने चली गई और रूपा बर्तन साफ करने लगी। हिमेश बोला, शकुंतला, रूपा तुम्हारे साथ हमेशा रहती ही है ना? नहीं साहब, ये 3 घरों में काम करती है। शाम को फ्री हो जाती है, तब हम दोनों मिलकर यहाँ आ जाते। तुम बेटी को अकेले भेज देती हो? तो क्या करे साहब, गुजारा मेरी अकेली की कमाई से तो होगा नहीं। तुम जानती हो आजकल लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। साहब, अगर ये सब सोचकर इसको घर में बिठा दिया तो खाएंगे क्या? वैसे मैं इसको समझाती रहती हूँ। हिमेश चुप रह गया। शकुंतला और रूपा काम करके चले गए। रात के 10 बज रहे थे, मगर हिमेश की आंखों में नींद कहाँ। विचारों की आंधी ने उसके दिमाग में तांडव कर दिया था। अब तक वह विक्टिम्स के बारे में सोच रहा था, जिसको सोच सोच कर उसका कलेजा फटा जा रहा था। लग रहा था हजारों अजगर आकर उससे लिपट गए हो। अगले दिन हिमेश ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में आया। देखा वहां नगमा बैठी थी। वह चौंक गया, दिल धक से रह गया। तुम? कल के लिए सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। आई एम रियली वेरी सॉरी। हिमेश सकपका गया। ओके, कोई बात नहीं। नगमा ने दोबारा कहा, आई एम सॉरी सर। हिमेश सन्न रह गया। कुछ तो कहना था, सो उसने कहा, सॉरी की कोई बात नहीं, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, इट्स ओके। सर, फिर आज क्या करना है बता दीजिए। नगमा काम करने के मूड में आ गई थी। शायद नगमा बखूबी जानती थी कि कौन सा आदमी कैसा है। हिमेश को भी जान गई थी कि वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जिसे वो खौफ खाती रही है। हिमेश के अंदर के इंसान को वो पहचान गई थी।
नगमा ने फाइल समेटी, फिर बोली, आपकी आंखें सूजी हुई लग रही हैं, आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ, कल मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। कितनी बड़ी है आपकी बेटी? आज की नगमा बिल्कुल अलग थी, उसकी जिंदगी में झांकने के लिए उत्सुक। वह 5 साल की है। फिर हिमेश ने पॉकेट से फोन निकाला और आरोही की फोटो उसको दिखाई। बड़ी प्यारी बच्ची है। थोड़ी देर तक वह उसको निहारती रही, फिर उठने लगी और जाने लगी। फिर केबिन के दरवाजे तक जाकर रुक गई, मुड़कर बोली, सर आज मैं टिफिन में सिवई लाई हूँ। आप मीठे के शौकीन हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको टेस्ट कराने के लिए ले आऊं। आज तो सरप्राइज ही सरप्राइज थे हिमेश के लिए। टेस्ट नहीं, मैं पूरी कटोरी भर के खाऊंगा। नगमा हंसती खिलखिलाकर। ओके सर, लंच टाइम में लेकर आती हूँ। ओके, हिमेश भी हंसा। नगमा की हंसी ने रात भर की उदासी, उस पीड़ा को पल में दूर कर दिया था। हंसती हुई नगमा के माथे की शिकन भी न जाने कहाँ गायब हो गई थी। ऑफिस के लोगों को तो जैसे करंट मार गया हो। नगमा की हंसी सुनकर और मुस्कुराते हुए उसका हिमेश के कैबिन से निकलना। बाहर ऑफिस में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे आश्चर्य से, और इधर हिमेश, कितना दर्द था उसके दिल में नगमा के लिए। उसकी हंसी देख वह बोझ अब हल्का हो रहा था। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, ये लड़की सब कुछ भूलकर ऐसी ही हंसती रहे, उसके चेहरे पर ये शिकन कभी ना दिखाई दे। आमीन। बस यही थी आज की कहानी।